प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ आरिफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, क्या हाल है जनाब? ये सबसे पहले बताएं कि ये जो बिलावल साहब के बारे में कोई फेक अकाउंट से हवाले से उनको कोई कल तलब किया गया है, FIA ने कोई वारंट दिया इस मामले में, या ये अभी तक ऐसी अखबारी खबर ही है? मेरी बात उनसे नहीं हो सकी, ये हमारी खबर की हद तक है। लेकिन हमारा तो आरिफ साहब बड़ा क्लियर है, हमारी क़यादत का, बीबी शहीद से लेके आज तक, भुट्टो शहीद से लेके आज तक, बीबी शहीद से लेके आज तक, कि हमने अदालतों के अंदर जब भी कभी अदालतों ने हमें बुलाया, केस अच्छे थे, बुरे थे, झूठे थे, सच्चे थे, मनूवर थे, सब कुछ, उसके बावजूद हम जाके अदालतों के अंदर अपने केस लड़ते रहे, अपना मौक़िफ़ लड़ते रहे। हमने कभी अदालतों से लड़ाई नहीं लड़ी। हाँ, अदालतों के अगर कहीं इख्तियारात से इर्तिकाज़ हुआ या उससे बियॉन्ड बातें हुई तो हमने एतराज़ ज़रूर किए फॉर बेटरमेंट, लेकिन हम गए। और आइंदा भी अगर कभी किसी फोरम पे बुलाया गया चेयरमैन साहब को या हमारी जमात के किसी बंदे को, तो वील गो विथ नीट एंड वील, हमें अपने जाके अपना अपना नुक्ता नज़र देंगे। अच्छा, ये बताइए कि 100 दिन तो मुकम्मल होने को है इस हुकूमत के, और इसको पहले तो जश्न के तौर पे मनाना था, लेकिन अब स्टॉक टेकिंग के मामले में अब इस पर आपकी राय ज़रा बड़ी मुकद्दम है, इसलिए कि आप पिछली हुकूमत में नहीं थे और इस हुकूमत में भी नहीं है। तो मैंने कहा शायद कोई आप, क्योंकि PMLN वाले कहते हैं सब अच्छा है, PTA वाले कहते हैं पिछले दौर में सब ख़राब था, लेकिन कुछ जो इंडिपेंडेंट अखबारात से और ज़राया से जो फिगर्स हैं, हालांकि वो जो ट्रैकर है इनका सो कॉल्ड पहले 3 माह का, वो PTI का, वो कहता है कि बड़ी तरक्की हुई है। लेकिन मैं ये देख रहा था कि मसलन GDP के बारे में जो फोरकास्ट जो मई में की गई थी 6.2% इजाफा अगले साल के लिए माली साल में, अब उसको कम करके नवंबर में 4% कर दिया गया। जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो अगस्त 2018 में 5.8 थी, अक्टूबर में अब तो शायद और भी बढ़ गई हो, 6.8 रह गई। रुपया जो एकदम गिराया 10 रुपये एक दिन में, वो अगस्त में 124 था $2, वो 134 पे तकरीबन पहुंच गया। रिमिटेंसेस भी कम हुई हैं, यानी ये तशवीशनाक बात यह है कि जो अगस्त में 2.4 बिलियन थी, अब वो 2 बिलियन रह गई हैं। इंपोर्ट्स में भी इजाफा हुआ है, अगरचे थोड़ा है। बरामदात जो हैं, जो का ख्याल था कि रुपए की कीमत गिरने के बाद ज़्यादा होंगी, वो अक्टूबर में 2.6 थी, 2.9 से 6 रह गई। रिज़र्व जो हैं वो भी कम हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यानी जो सोशल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, उसमें बजट में 1 ट्रिलियन से कम करके 675 बिलियन कर दिया गया। डिफेंस बजट में इजाफा हो गया। और ये जो गरीबों का साथ दे रहे थे, इन्होंने उस मद में यानी सोशल सेक्टर में रकम भी कम कर दी। तो ये तो एक फिगर्स बोल रहे हैं, आपका इस पर क्या तबसरा है? शुक्रिया आरिफ साहब। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक गवर्नमेंट के अदाद शुमार का है, मेरे ख्याल में बड़ा थोड़ा वक्त है। 3 महीने में कोई गवर्नमेंट कोई परफॉर्म नहीं कर सकती, इकोनॉमी को कोई बड़ा गेयर अप नहीं हो सकता। ना 3 महीने की पॉलिसीज़ में कोई फौरी तौर पे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती हैं, ना इंपोर्ट्स पे कट लग सकती हैं, ना ही GDP को ये कोई बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप इसमें आ सकता है। इट्स टू स्मॉल ए टाइम टू गेज द रियल परफॉर्मेंस। लेकिन सिम्मत का तयन जो है वो बहरहाल हो सकता है कि गवर्नमेंट जिस रास्ते पे चली है, कराइन ये बताते हैं कि इस पे चलते हुए बेहतरी का रास्ता पैदा हो जाएगा। उस पर इतराज उठ रहे हैं। जो 100 डेज का प्लान था, मतलब अब आपने बातें की ना जी, अगर फर्ज करें GDP का, तो GDP का रिवर्सल इनका इसलिए हक था कि गवर्नमेंट जब आई नहीं तो पिछली गवर्नमेंट ने पूरे साल का बजट बना दिया, जो उसका इस्तेकाक नहीं था। हम उस वक्त भी मना करते रहे, ना बनाए। तो नई गवर्नमेंट ने आके नए अहदाफ दिए, ओके, इनको इसका मार्जिन देना चाहिए। इसी तरह अगर डेफिसिट बढ़ा है तो शायद इनको उसको कैच करने में थोड़ा टाइम लगेगा अगर इनकी सिमतें दुरुस्त हों। लेकिन आरिफ साहब, ये जो 100 दिन के अहदाफ थे,
ये कोई हमने तो नहीं कहा था, ये कोई आप मीडिया ने तो नहीं कहा था कि 100 दिन का अपना एजेंडा दो, क्या है? ये तो खुद हुकूमत ने, खुद इमरान खान साहब ने, खुद पीटीआई ने अपने तौर पे अपना एक एजेंडा दिया कि जी हम 100 दिन में ये करेंगे। आज हम कोई एतराज नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं 100 दिन बहुत थोड़ा वक्त होता है, हम तो कह रहे हैं कि 6 महीने भी थोड़ा वक्त होता है। लेकिन रैशनली बात करने की जरूरत है। आप मईशत के बारे में, माशरत के बारे में, लीगल इश्यूज के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, ये लंबी लड़ाइयां हैं, छोटी छोटी नहीं है। लेकिन जो लड़ाइयां आपने खुद लड़ने के ऐलान किए कि हम जी पाकिस्तान में एक निज़ाम तालीम, एक निसाब लेके आएंगे, हम पुलिस को गैर सियासत से पाक कर देंगे, हम पाकिस्तान को जो कशकोल है वो तोड़ देंगे, हम IMF के पास जिल्लत आमेज जो कर्ज लेने नहीं जाएंगे। ये खान साहब खुद ही कहते रहे ना जी कि 3 महीने किसी गैर मुल्की टूर पे नहीं जाएंगे, और ये खुद ही कहते रहे कि जी हम लोड शेडिंग के खात्मे कर देंगे। फिर वो काम जो इनका नहीं था उसके नारे मारते रहे। करप्शन का खात्मा सबका ख्वाब है, सबकी कोशिश होनी चाहिए, बड़ा अच्छा है, लेकिन उसके लिए तो इदारे मौजूद हैं। खुद हुकूमत ने कहा, फिर बाद में मुकर गया कि जी हमारा तो कोई काम नहीं है, नैब का काम है, नैब ऑटोनोमस है। कभी दुनिया भर में जाके आप खुद बढ़ के मारते हैं। वजीर आजम साहब कहते हैं कि हमारे मुल्क का मसला ही करप्शन है। यूं लगता है जिस तरह दुनिया भर का सबसे करप्ट मुल्क पाकिस्तान है। वो भाई आपका जो इदारे काम कर रहे हैं उनको अपना काम करने दें, आप उसके ऊपर फोकस रख के उनको सपोर्ट फराहम करें, जो सपोर्ट उनको दरकार है, और उनको अपना काम करने दें। लेकिन हुकूमत का काम जो है उसकी तरफ भी तो तवज्जो दें। आपने जितने, लेकिन जब जो हुकूमत का आरिफ साहब अलमिया क्या है, सुनामी की जब बात की गई कि जी सुनामी आ जाएगा, सुनामी ये हो जाएगा, हमने बार बार कहा कि भाई सुनामी एक मनफी टर्म है, ये तो बर्बादी की अलामत होता है, इसकी जगह कोई और लफ्ज ले आए। तो सुनामी को डिफेंड करने खड़े हो गए। आप यू टर्न, ओ भाई यू टर्न बार बार समझाया है कि यू टर्न हमारे यहां मनफी टर्म में आता है। 360 डिग्री टर्न लेके आप अपनी पॉलिसी को डेविएट कर जाते हैं, उसके माने में लिया जाता है, उसको भी डिफेंड करने शुरू हो गए। और अपोजिशन को मुसलसल अब गालियां दिए जा रहे हैं। अपनी परफॉर्मेंस या अपनी जो टीम चुनी है उसकी अहलियत क्या है, वो लड़ाइयां लड़वा रहे हैं। पार्लियामान में कहा कि जी मैं तो हर हफ्ते जाके जवाब दिया करूंगा। मैंने कहा था आप कहें, या आरिफ निजामी साहब ने कहा था कि आप कहें कि जी मैं हर हफ्ते जाके पार्लियामान में क्वेश्चन आवर में जाके जवाब दूंगा। तो किधर गए आपके वो दावे? तो ये जो 100 दिन के या बाकी दावे हैं, ये तो खुद हुकूमत के थे, और हुकूमत के दावों के ऊपर आप भी सवाल उठा रहे हैं। अब आपके सवाल में मैं कुछ कह रहा हूं तो हमारे कुछ जो साफी दोस्त हैं और पीटीआई वाले जो है वो कहते हैं देखो जी इनको तो अपनी पड़ गई तो हमसे सवाल करते हैं। वो भाई हम सवाल नहीं कर रहे, आपने जो अहदाफ सेटल किए थे उसके ऊपर उठने वाले सवालों पे हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं। काया साहब, आपने ये तो ठीक कहा कि वक्त कम है ये किसी भी की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, लेकिन समत के तायुन की आपने बात की, तो क्या आपको समत का तायुन नजर आता है पहले 100 दिन में कि वो कम से कम वो तायुन हो गया है समत का, खास तौर पर इकोनॉमिक जो डायरेक्शन है उसमें समत का तायुन हुआ है? देखिए जरा गौर कर लीजिए, गवर्नमेंट ने जो सूबाई हुकूमतें कायम की हैं, पंजाब के अंदर जो सूबाई हुकूमत कायम की, हमने पहले दिन कहा यहां 5 पार कार्नर्स हैं। एक बिल्कुल नए आदमी हैं हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, भले आदमी होंगे, मैं तो जानता नहीं हूं, मिला नहीं हूं, भले आदमी होंगे, अच्छे आदमी होंगे, काबिल आदमी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इतने बड़े सूबे को चलाने। और उनके ऊपर आपने क्या किया? आपने चाहे परवेज लाई साहब को स्पीकर बना दिया, आपने चाहे सरवर साहब को गवर्नर बना दिया। दोनों जमातों के क्लैश हैं। इसी तरह आपने शाह महमूद कुरैशी साहब का अपना यहां ग्रुप है, जहांगीर तरीन साहब का अपना ग्रुप है, अलीम खान साहब जो इतना अरसा पीटीआई की लड़ाई लड़ते रहे, कोशिश करते रहे, आपने उनको फारग कर दिया कि उनके ऊपर नैब का केस है। सीनियर मिनिस्टर बनाने में एतराज नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते। मियां महमूद रशीद साहब हैं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे 5 साल, वो अच्छे बुरे जो भी होंगे मेरा उन पर एतराज हो सकता है, लेकिन पीटीआई के लोग उनको अपना लीडर मानते हैं। और बुजदार साहब को आज भी वो एक बाहर से आया हुआ शख्स जो नौवारद है वो मानते हुए उसका साथ नहीं दे रहे। तो ये जो खेंचा तानी है ये सिमत का तयन क्या करती है? इसी तरह आपने पार्लियामान को एम्पावर करना था, आप पार्लियामान के अंदर लड़ाई खत्म ही नहीं होने दे रहे। आप गालियों का एक तूफान है, यानी क्या मजाका खेज बात है, क्या अपोजिशन की तरफ इशारा करके वजीर आजम भी कहे, मुंह भी उधर करके कहे, वज़रा भी उधर करके कहे और चोर 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 की बातें करें।
फिर जब हम कहते हैं कि भाई अपनी जबान मुनासिब करो तो कहते हैं जी देखिए इनको क्या हो गया, हम इनको तो नहीं कह रहे, तो चोरों को चोर करो। भाई क्या तुम इतने सादे हो या हम इतने सादे हैं, ये किसको समझ नहीं आ रही अब क्या कह रहे हो। सो हम ये समझते हैं कि हुकूमत ने इस वक्त जो अपनी सिमत का तयन किया वो क्या है। लेकिन सर एक चीज जो इनिशिएट की गई है हुकूमत की तरफ से, मैं छोटी सी गुजारिश कर दूं, दो चीजें मुझे कहनी है, दो चीजें मुझे असदुल्ला साहब कहने हैं। देखिए गुजारिश ये है, दो बड़े अहदाफ तय किए गए। पहले आते ही इन्होंने कहा जी हम सऊदी अरब जा रहे हैं, सऊदी अरब गए, वहां से खाली हाथ वापस आए। आप याद कीजिए पहले आते ही कहा गया कि $10 बिलियन का वादा कर दिया गया, बहुत बड़ी रकम हमें मिल रही है, वेरी गुड। हमने भी कहा जी बहुत अच्छा है। मेरे एक दोस्त ने टीवी पे बैठे हुए वज़ीर आज़म साहब के तर्जुमान और मैं एक प्रोग्राम में बैठे थे, उस वक्त ये खबर आई तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार अभी ठहर जाओ, अभी ये खबर रिलीज ना करो, इसको चेक कर लो, $10 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, और ये क्या मिला इसकी भी डिटेल नहीं है। हुआ क्या कि वापस आ गए खाली हाथ। फिर अगर खाशगी के कत्ल ना होता तो सऊदी अरब का रवैया क्या होता, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और वहां से आपको मिला क्या, आपको $3 अरब का उन्होंने डिपॉजिट दिया, जो शायद 1 अरब देंगे या 2 अरब देंगे, वो आपके बैंक में पैसे रखेंगे, आप उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो ऐसे ही है जैसे कोई बैंक मैनेजर नहीं आता कि आरिफ साहब अच्छा मेरा जरा तनख्वाह बढ़ने का इम्कान है, ये जून आ गया है, जरा जून मनो अकाउंट दे दो। वो अकाउंट उस बेचारे के इस्तेमाल में नहीं आ सकता, वो अपने बिल उसे अदा नहीं कर सकता, लेकिन उसको शो करके अपनी तनख्वाह बढ़ा सकता है। इतना ही स्टेबिलिटी के लिए वो हमारे इस्तेमाल होगा। और सऊदी अरब से आपको डेफर्ड पेमेंट पे $3 बिलियन का आयल हर साल दे सकते हैं, जितना आप लेते जाएंगे साल के एंड में हिसाब करके फिर अगला साल शुरू हो जाएगा। अच्छा है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन किन हालात में आपको मिला। दूसरा, आप चाइना गए, बड़े दावे किए, नारे मारे, ओहो कमाल हो गया, चाइना ने, ओ भाई चाइना ने हमारे दौर में भी बहुत कुछ दिया था, चाइना ने हमसे पहले भी बहुत कुछ दिया था, चाइना ने शहीद भुट्टो के दौर में बहुत कुछ दिया था, चाइना ने मियां नवाज शरीफ के दौर में बहुत कुछ दिया है। लेकिन आरिफ साहब जरा गौर कीजिए, असदुल्ला साहब, इमरान खान साहब, मैं भी उसमें शामिल था, मेरी जमात भी उसमें शामिल थी, लेकिन खास तौर पे इमरान खान, ये तो रोज इस बात पे लत्ते ले रहे थे गवर्नमेंट के कि भाई सी पैक की सारी जो तरजीहात हैं उसकी डिटेल सारी कौम के सामने रखो, क्या शराइत हैं, क्या पाकिस्तान को मिलेगा, उस पर क्या क्या टैरिफ तय होंगे, फलां फलां। और गवर्नमेंट ऑफ द डे मुस्लिम लीग कह रही थी कि नहीं वो हमारे चाइना के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, सब कुछ हम जाहिर नहीं कर सकते, वक्त के साथ हम बता देंगे। इसी तरह LNG के ऊपर ये कह रहे थे कि जी सारा राज खोलो भाई क्या है, और वो कह रहे थे नहीं कतर के साथ हमारे अच्छे ताल्लुक हैं, आस्ता आस्ता खुलेंगे। आज जब खुद गवर्नमेंट में आए हैं तो कह रहे जी बड़ा कुछ मिल गया, बता नहीं सकते। अच्छा जरा असदुल्ला साहब गौर करें, क्या नहीं बता सकते भाई? कोई न्यूक्लियर डील है, कोई आपने उनसे कोई मिसाइल खरीदने हैं CPEC में, आपने उनसे कोई किसी मुल्क के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप उनसे एक बिजनेस डील कर रहे हो, आप उनसे कर्जे ले रहे हो, आप उनसे कर्जे लेके अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल कर रहे हो, सड़कें बना रहे हो, पुल बना रहे हो, बंदरगाहें बना रहे हो, और वहां पे आप अपनी ट्रेड बढ़ाओगे, ओके वेरी गुड। आप उनके साथ अपनी ट्रेड में अपनी ट्रेड को डबल करोगे, आपको टैरिफ रिलैक्सेशन, ये सारे की सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड होगी। ये तो कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट हो सकता ही नहीं, ये तो सारी दुनिया को भी बताना पड़ेगा कि हमने चाइना से क्या लिया है, हमें ट्रेड टैरिफ क्या मिल रहे हैं, हमने उनसे जो लोन लिया है किस किस प्रोजेक्ट के लिए लिया है। तो ये कैसे है, ये कौन सा कुलिया हमें सिखा रहे हैं कि जनाब वो गिद्दड़ सिंगी ऐसी है जब बता नहीं सकते। वही काम जो कल आप दावे कर रहे थे। ये तो मैं मुत्तफिक हूँ आपसे कि इन मामलात में ट्रांसपेरेंसी जो वो दूसरों से डिमांड करते थे ऑपोजिशन में, वो ये हुकूमत नहीं दिखा रही। मैं तो यही कहूंगा वहां से कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा हमने आपको पहले भी दिया हुआ है, हमारा आउटस्टैंडिंग आपके पास स्टैंड बाई अरेंजमेंट्स मौजूद हैं, जाइए। इन्होंने कहा जी हमने, आरिफ साहब याद कीजिए, आपके दोस्त जरदारी साहब ने जब वो सदर थे, उन्होंने एक मुल्क चीन के साथ नहीं, उन्होंने चाइना के साथ, उन्होंने टर्की के साथ, उन्होंने श्रीलंका के साथ, उन्होंने लेबनान या और किसी मुल्क, 4-5 मुल्कों, ईरान के साथ ये करेंसी स्वैप के मुआहदे किए थे। इन्होंने उसके नारे मारे कि हमने करेंसी स्वैप कर लिया, करेंसी स्वैप कर लिया। पता चला चीन ने कहा है हमारे साथ तो आपका ऑलरेडी स्टैंड बाई अरेंजमेंट है, जाइए उस पर अमल कीजिए। तो ये जो दावे कर रहे हैं जी हाँ, ये तो सही है, लेकिन मैं आपको एक तरफ ले जाना चाहता हूँ, वो ये है कि आपने कोई बिलावल भुट्टो साहब ने किसानों के हकूक़ की तहरीक चलाने का ऐलान किया। ये कोई ऐसी तहरीक होगी जो कोई रेवोल्यूशनरी तहरीक होगी, कोई सियासी होगी, इसका कोई क्या अहदाफ हैं इसके? ये और शुरू भी गालबन ये पंजाब में की जा रही है, सिंध में नहीं, जहाँ के ख़ुद
आपके साथ सारे बड़े बड़े जागीरदार तो सिंध में आपके साथ हैं, उनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, सिर्फ पंजाब के लिए ये महदूद है ये मामला? आरिफ साहब, 30 तारीख को पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है। बिलावल साहब उसमें कौम से अपने मुखातिब होंगे, वो अपनी पार्टी से मुखातिब होंगे, वो अपना एजेंडा सारा कौम के सामने रखेंगे, अपनी जमात के सामने रखेंगे और उसमें वो अपनी पॉलिसीज भी लेके आएंगे। यकीनन वो सारे मुल्क के लिए होगा, लेकिन और बिलावल भुट्टो पाबंद हैं, मजबूर हैं। वो शहीद भुट्टो के खून से, वो बीबी शहीद के खून से, वो पीपल्स पार्टी के कमिटमेंट से, वो अपने फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पे मजबूर हैं कि उन्होंने अवाम की, मजदूर की, किसान की, दहकान की, इनकी खिदमत करनी है, उसके लिए जो भी कीमत देनी पड़े देंगे। और ये बातें वो बार बार कर चुके हैं और इसका डिटेल जो है इस मूवमेंट की या बाकी भी जो हमारे आदाफ हैं, इंशाल्लाह ताला 30 को वो कौम के सामने भी रखेंगे और जमात के सामने भी रखेंगे। ये 30 तारीख को खिताब कर रहे हैं, कौम कहीं जुलसा आम कर रहे हैं कोई नोडेरों में या किसी और जगह, या ये खामोशी से एक सक्कर में? पहले तो बड़ा लाहौर में यौम तासीस थी कि वो पीपल्स पार्टी बनी लाहौर में थी, डॉक्टर मुबशर हसन के घर, तो इस दफा सक्कर का क्यों इंतखाब किया? देखिए, यहाँ पे भी तकरीबात हुई थी, आपको याद होगा, हाला कन्वेंशन भी हुआ था, वो सिंध में था। सो कई जगहों पे आपने करना है, किसी एक जगह नहीं। पीपल्स पार्टी के सारे अजला में भी हम ये सेमिनार्स कर रहे हैं और ये गोल्डन जुबली तकरीबात है। इन तकरीबात को हम सक्खर में मनाने का फैसला किया। पहले ख्याल था कि इस्लामाबाद में करेंगे, फिर मौसम के हालात भी देखते हुए, बाकी चीजों को देखते हुए फैसला किया जमात ने कि ये सक्खर में करेंगे हम। अच्छा सर, इंशाअल्लाह ताला मैं कायर साहब एक मुख्तसर ब्रेक ले लूँ प्रोग्राम में, ज़रा ब्रेक के बाद वापस 2-3 चीज़ें आपने ज़ाहिर है हुकूमत की कुछ चीज़ों पर तनकीद भी की, कुछ पे आपने कहा कि अभी वक्त देखने की ज़रूरत है, लेकिन हुकूमत जो नई कानून साजी कर रही है या बाहर से पैसे लाने की कोशिशें कर रही है, आपको ये वाली डायरेक्शन कैसे नज़र आती है? इसमें इंटेंशंस कैसे लगती हैं? कहते हैं कि जिस 700 अरब का सुराग लगा लिया है, वो आपके भी सिंध में अरबों रुपए की बात होती है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। कमरजमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। कायरा साहब, एक चीज़ जो पिछले 3 महीने में या 100 दिन में हुकूमत की तरफ से क्लैरिटी के साथ दिखाई दी है, वो ये है कि हुकूमत ने बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब की को जिम्मेदारी दी हुई है। इब्तिदाई तौर पर तो उन्होंने कहा कि हमने 700 अरब रुपए का सुराग लगा लिया है, 10 मुल्कों में पाकिस्तान के ये पैसे पड़े हुए हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से और दीगर तरीक़ों से गैर कानूनी तरीके से ले जाई गई रकम और ये करप्शन की रकम है, उसका सुराग उन्होंने लगा लिया है। दूसरे मरले में वो कानून साजी करके या दूसरे ममालिक के साथ डायलॉग करके और स्ट्रेटजी बनाकर वो पैसे वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज ही आप देखिए कि इसहाक डार साहब के अकाउंट से 50 करोड़ रुपए की जो रकम है वो पंजाब हुकूमत के अकाउंट में मुंतकिल हुई है। तो गोया पैसे की वापसी के हवाले से जितनी क्लियर इंटेंशंस हुकूमत ने शो की हैं, ये आपको पॉजिटिव लगता है हुकूमत की तरफ से? देखिए, गुजारिश है कि इसहाक डार साहब के अकाउंट से कोई पैसा कहीं ट्रांसफर हुआ है, ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये पैसा इस तरह ट्रांसफर नहीं हो सकता जब तक कोई अदालत इसका हुक्म ना दे दे। जी जी हाँ, अगर कोई उनके आउटस्टैंडिंग हो, कोई एरियर्स हो, कोई एफबीआर की तरफ से कोई रिकवरी हो, नहीं अदालती फैसले पर ये अमल दरामद मौजूद है जी। ये उनकी जो जायदाद कब्जे में ली गई थी उसी मद में ये पैसे जो है वो ट्रांसफर। देखिए, वो और इशू है। जायदाद कब्जे में लेना यार और इशू है। यहाँ पे उनकी जायदाद को आपने जब्त करके उनके अकाउंट्स में पड़े पैसे अगर ट्रांसफर कर दिए हैं तो वो और मैंने सवाल ये है, मुझे पहली बात तो ये है कि ये बहुत अच्छी खबर है। अब पाकिस्तान का जितना भी पैसा बाहर है, कोई 200 अरब डॉलर कहता था, ये कोई 700 अरब की बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। वो 1 अरब है, वो 2 अरब है, वो 10 अरब है, वो 10,000 अरब है, जितना है अल्लाह करे वो सारे का सारा पैसा बरामद हो जाए, वो पाकिस्तान वापस आए। इस मुल्क का लूटा हुआ पैसा अगर है तो वो हमारा वापस आएगा, इस मुल्क की खुशहाली में वो हमारा मदद हो जाएगा। ये सारी कौम इसके लिए दुआ गो होगी। अब अगला सवाल ये है कि बैरिस्टर साहब जो शहजाद साहब हैं, तो उन्होंने बहुत सारे दावे किए हैं और आज तक उनके हर दावा जो वो पिट गया। और अफसोस यह है कि वो कौम की उम्मीदें इतनी बड़ी खड़ी कर देते हैं। जिस तरह इनके बुजुर्ग ने कहा कि जिस दिन इमरान खान आएंगे उस दिन 200 अरब डॉलर तो ऐसे ही छपक करके आ जाएंगे और 100 अरब हम दुनिया के मुंह पे मारेंगे जो उनका कर्जा हमने लिया है और 100 अरब से तरक्की करेंगे।
दूसरे ने कहा नहीं, जब इमरान खान आएगा तो डॉलरों की बरसात हो जाएगी। अब आप एक अकाउंट खोल के चीफ जस्टिस साहब भी बाहर गए हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तानी भी सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह करेगा उसमें और पैसे आ जाएं, लेकिन जितनी बरसात हुई वो भी आपके सामने है। तीसरी गुजारिश यह है कि दुनिया के उन ममालिक से, मैं पहले बात कर रहा हूं, मैं अभी भी दोबारा रिपीट करूंगा इसको, अल्लाह करे वो ये मुमकिन हो पाए, लेकिन ये बात याद रखिए, ये सरमायादारी निजाम है, दुनिया की बहुत सारी मईशतें ब्लैक मनी पे खड़ी हैं। आप दुनिया में कई सारी मंडियां हैं, दुबई के अंदर दुनिया के बेशुमार लोगों की इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। स्विट्जरलैंड में बेशुमार लोगों की इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। इंग्लैंड में बेशुमार लोगों की, और ये पैरेलल इकोनॉमीज है, कई मुल्कों की मईशतें इस पैसे पे खड़ी हैं। क्या पाकिस्तान को आप इतनी हाई होप्स कर रहे हैं? पहले तो आपको साबित करना, क्या वो पाकिस्तान के इस मुतालबे को मान लेंगे कि आपके पैसे, पहले प्रूव कीजिए ना कि वो इलीगल मनी थी, करप्शन मनी थी, यहां से गई और वो पाकिस्तान से चोरी की पैसे वापस आएंगे, उसके लिए आपको पाकिस्तान में प्रूव करना पड़ेगा, वहां प्रूव करना पड़ेगा। तो करिए, हम ये नहीं कह रहे कि ना करिए, लेकिन आप उम्मीद बना देते हैं, क्योंकि ये बड़ी खबर है ना, आज हम बहस इस पे कर रहे हैं, इतने दिनों में इस खबर पे कोई काम नहीं हुआ। हाँ, ये मुआहदे कर रहे हैं कुछ मुल्कों के साथ, उन मुल्कों से मुआहदे कर लीजिए, यही मैं अर्ज करना चाहता हूं, मुआहदा आरिफ साहब कीजिए जी, लेकिन उन मुआहदों को मटेरियलाइज करने के लिए जो प्रोसेस है वो इतना कमरसम है कि दुनिया के आज तक किसी मुल्क का पैसा वो वापस नहीं हुआ सिवाय मेरी इत्तला के मुताबिक अमेरिका का, और अल्लाह करे पाकिस्तान का पैसा वापस आए, मैं अर्ज करना चाह रहा था कि ट्रक की बत्ती ना बने। ये बड़ी लंबी प्रोसेस है और ये भी नहीं अभी वाज़े, वो कोई कहता है अरबों में, कोई कहता है खरबों में, कोई ट्रिलियंस की बात करता है इनका वज़ीर जो है, और ये बहुत बड़ा मौजज़ा होगा कि इस हुकूमत के टर्म के ख़ात्मे तक ये कोई सब्सटेंशियल रकम बाहर से ले आए, ये तो अलग मसला है। लेकिन इसके साथ आप लेकिन आरिफ साहब ये बैठे किस बात पे है? ये तो कह रहे हैं कि भाई वो पैसा आएगा तो पाकिस्तान में खुशहाली हो जाएगी, सो ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। यार ये कौन सा काम आप सिखा रहे हो हमें? साहब के पीछे क्यों लगा रहे हो? बात हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हक़ाइक़ सामने रखते। ये परवेज मुशर्रफ साहब भी ये कहते थे, उन्होंने सबको सरवर रोड थाने में सब सनतकारों को बंद कर दिया था और बाद में फिर उनके दस्ते राज बन गए थे, एक पाई नहीं आई थी। अच्छा ये आप ये साथ साथ आप एक तरफ तो कहते हैं जनाब एहतसाब होना चाहिए, लेकिन फिर आप कहते हैं को आपको एहतसाब जो है इंतकाम क्यों लगता है कि ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही हैं? PMLN तो बरमला कहती है, आप भी यानी जरदारी साहब के हवाले से और उनकी फैमिली के हवाले से जो कुछ हो रहा है उसको इंतकाम की बू आती है आपको उससे, तो एहतसाब करने का तो हक हासिल है ना। आरिफ साहब 100% एहतसाब होना चाहिए, हो रहा है, होगा, हमें इस पर खुशी है। सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी का अपना एक माजी है, हमारे साथ एहतसाब के नाम पे क्या क्या नहीं हुआ, हर दौर में हुआ और आपके इल्म में है। उसमें क्या सदाकतें थी वो भी सारी कौम के सामने है। इसी अदालती निज़ाम में स्पेशल अदालतें लगी, नैब की अदालतें, एहतसाब अदालतें लगी, हाई कोर्टें बनी, हमारे लिए स्पेशल बेंच बने, फिर टेलीफोनों पर फैसले करवाए गए, क्या क्या नहीं हुआ। वो सारा कुछ भुगतने के बाद हम आलमी अदालतों में भी ट्रायल भुगतते रहे, हम मीडिया का ट्रायल, आपका सबसे बड़ा ट्रायल है। कानून की अदालत का तो फैसला होगा ना, लेकिन जो मीडिया का ट्रायल होता है वो परसेप्शन का बहुत बड़ी लड़ाई है और सियासतदान के लिए सबसे बड़ा खौफनाक काम यह है। लेकिन हम उस पर भी आप अपने आप को पेश करते रहे। सवाल यह है कि हम ये कह रहे हैं भाई अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करो। ये जो लोगों को आप पकड़ पहले लेते हो, सबूत बाद में ढूंढते फिरते हो, और फिर जब कुछ नहीं निकलता, अब आप मुझे बता दीजिए, अब दोनों सीनियर लोग बैठे, आप खास तौर पर बताइए आरिफ साहब कि अगर मेरे पे इल्जाम लग जाता है, मुझे नैब पकड़ लेती है कि इसने जी 10 अरब 10 करोड़ 10 लाख की चोरी किया, फ्रॉड किया है कोई, और मुझे पकड़ के वो 90 दिन के लिए बंद कर देते, और उधर मीडिया में खबरें आ जाती है, मेरा चलान आ जाता है, ये विस्परिंग चलती है ना, ये सीना गजट चलता है, मेरे मुखालफिन जो है वो मेरा धड़म तख्ता कर देते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि नैब मेरे खिलाफ कोई चीज प्रूव नहीं कर सकी, अदालत में मैं बरी हो जाता हूं और बेगुनाह हो जाता हूं। तो जब मेरा परसेप्शन लॉस होगा, क्या वो खत्म हो पाएगा? उसकी कोई रेमेडी होगी? जो मेरा मीडिया ट्रायल हो चुका होगा, जो मुझे नुकसान हो चुका होगा, उसकी कोई रेमेडी होगी?
ये हम कह रहे हैं कि खुदा के लिए ऐसा ना करो। हाँ, ये तो यकीनन आपने देखे ना, जिसका एहतसाब करना करो। कायरा साहब इसका भी तो जवाब देते ना कि जी आपने COD में फैसला किया था कि एक ऐसा अक्रॉस द बोर्ड ट्रांसपेरेंट कानून बनाएंगे, वो ना आपने बनाया ना मियाँ साहब ने बनाया, और अब एक ऐसा कानून है जिसमें यू आर गिल्टी अनलेस प्रूवन अदरवाइज, जिसको आप जिक्र कर रहे हैं। और मैं इसको पाकिस्तान की जो एक कानून है ना एंग्लो सेक्शन, उसके भी ख़िलाफ़ समझता हूँ कि ये जो ड्यू प्रोसेस के भी ख़िलाफ़ है ये सारा जो मसला। देखिए आरिफ साहब, गुजारिश ये है कि हमने जब 18वीं तरमीम की, हमारे पास तो बड़ी अकलीती हुकूमत है ना, हम तो 126 मेंबर्स थे, 25-26, हमारे पास वो अक्सरियत नहीं थी। हमने उस वक्त जब हमने आइनी तरमीम की, हमने और बहुत कुछ किया। आइन में भी सारी तरमीम हम नहीं कर पाए थे, लेकिन जिन पे इत्तेफाक राय हुआ वो 18वीं तरमीम में हो गई। उसके बाद फिर इफ्तिखार चौधरी साहब ने हमारी गर्दन पे उंगली रख के फिर हमसे वो 19वीं तरमीम भी करवा ली। लेकिन हमने नैब के कानून को भी और बाकी कुछ कवानीन को भी दुरुस्त करने का कायदा दिया। उस वक्त मियाँ साहब समझ रहे थे कि हमारा एहतसाब हो रहा है, हमारे खिलाफ अदालतें काम कर रही हैं, इसलिए रगड़ा लग रहा है, लगने दो। उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, आपको पता है इस बात का। और उसके बाद मियाँ साहब अपने दौर में भी नैब के कानून को तस्हीह की तरफ नहीं लेके गए, क्योंकि हमारा एहतसाब हो रहा था। और हम उनको बार बार कह रहे थे कि भाई हमारे लिए नहीं, हम ये नहीं चाहते कि आप हमें कोई रिलीफ लेके दें, किसी कानून का सहारा हमें दें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम, ऐसा कानून बना दिया जाए जो किसी का भी एक्सप्लॉइट ना कर सके। एहतसाब जरूर हो, यानी लोगों को आप पकड़ ले, आप उनका पहले इन्वेस्टिगेशन करें ना, फर्ज करें। मैं कहता हूं आरिफ साहब, क्योंकि इस मुल्क के अंदर बाकायदा एहतसाब का कानून और एहतसाब का इदारा, वो FIA है, वो एहतसाब ब्यूरो है, वो नैब है। क्या नैब को परवेज मुशर्रफ के दौर में हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या पैट्रियट बनाने के लिए यह इदारा इस्तेमाल नहीं हुआ? क्या सियासी वफादारियां तब्दील नहीं कराई गई? ये एक माजी है ना। तो ये हम ये कह रहे हैं कि इस परसेप्शन को दूर कीजिए, तब जाके इस मुल्क में सही लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट खड़ा हो। अच्छा, एक और काम होता है, फर्ज करें अगर आप गलत तरीके से कोई एहतसाब करते हैं और मैं गुनहगार हूं, लेकिन आपके गलत रवैये, गलत तरीकाकार और गलत कानून और गलत इस्तेमाल से मैं बेगुनाही का और मैं मजलूमियत का एक ज़रीफी की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ कायरा साहब, कि पेट्रियट बनाने वाला था फैसल सालेह हयात, वो आज आपकी गोद में बैठा हुआ है। जी हाँ, देखिए भी तो वो आज़ाद इलेक्शन लड़े हैं। ये हमसे भी गलतियां हुई हैं जी आरिफ साहब, हम तो अपनी जमात को भी कहते हैं, हमें भी सीखना होगा, हमें भी इन चीजों पे खड़ा होना होगा। इस तरह की गलतियां हमने माजी में और भी की है। बिल्कुल, आज हम जिन हालात का शिकार हैं इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारे अपने भी कुछ कसूर हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कायरा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक मुफ्त ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो दो तीन चीज़ें। एक तो चीफ जस्टिस साहब की लंदन के विजिट के दौरान यात्रा कह लीजिए आप, उसमें जो फंड रेजिंग मुहिम है वो कामयाबी से जारी है, उसका ज़रा हवाल लेंगे। वहाँ पर कुछ झगड़े वगड़े की भी खबरें आ रही थी कि क्या हुआ, उसका भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ करतारपुर राहदारी का कल इफ्तिताही तकरीब मुनक़्क़िद हो रही है बड़े ज़ोरों शोर से, और उस पर ख़ास तौर पर सिख कम्यूनिटी बड़ा खुश है और पाकिस्तान भी इसको अपनी कामयाबी समझ रहा है कि उसने जो है वो किया है। तो इस पर कुछ गुफ्तगू करते हैं, मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। निज़ामी साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में हमारे लंदन में नुमाइंदे गुलाम हुसैन अवान साहब मौजूद हैं, हमको खुशामदीद कहते हुए। लेकिन मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगा, ये कैसी चल रही है चीफ जस्टिस साहब का दौरा लंदन कैसा चल रहा है, और उन्होंने जो फंड रेजिंग वहाँ पर मुहिम चलाई और मुख्तलिफ तकरीबात में उन्होंने शिरकत की, कई जगहों पर वो चीफ गेस्ट थे और वहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानियों ने वो फंड रेजिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। तो मजमूई तौर पर किस तरह से आप देख रहे हैं उनके दौरे को? मजमूई तौर पर बहुत अच्छी पेशरफ्त है और चीफ जस्टिस साहब को पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस मामले को फोकस कर दिया। ये और बात है कि ये डैम जो है महज फंड रेजिंग से बनना नामुमकिन है, इसके लिए कुछ पैसे हासिल करने पड़ेंगे, चाहे वो हम अपने रिसोर्स से रेज़ करें, क्योंकि चेयरमैन वापडा तो कहते हैं कि अपने रिसोर्स बना सकते हैं रेज़ करके, लेकिन इस तरह तो बनने का नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ ना। इसमें यह भी हुई एक सेटबैक कि डिवैल्यूएशन जो हुई है रुपये की, उसकी वजह से ये रकम जो इतनी लगती है वो थोड़ी सी कम भी हुई है। लेकिन इसीलिए अगर ये फॉरेन एक्सचेंज स्टर्लिंग में जो मिलेगा
उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन एक थोड़ी सी ज़रा मुझे डाउन साइड लगती है कि क्या ये अच्छा होता कि अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तानी जो हैं वो नज़र आते हैं वहाँ चीफ जस्टिस को पसीराई बख्शते हुए, अगर कि चैम्बर वेम्बर तो इन्वॉल्व हैं और लोग भी हैं, लेकिन तासर ये मिल रहा है कि ये अनिल मुसर्रत का शो है या पीटीआई का शो है, क्योंकि चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है। हम सब पाकिस्तानी डैम बनाना चाहते हैं, ये खाली एक हुकूमत तक इसको महदूद रखना इतने बड़े नेक कॉज के साथ थोड़ी सी मेरे ख्याल से जाती है। ठीक है, चलें गुलाम हुसैन साहब, एक तो ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर कितनी रकम अब तक जमा हुई या जिसका वादा हुआ वो कितनी बड़ी रकम है, और चीफ जस्टिस साहब तो कहते थे कि मेरी एक्सपेक्टेशन से वो ज़्यादा है, तो वो एक्सपेक्टेशन क्या थी? और अनिल मुसर्रत साहब जो हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, उनका इमरान खान साहब के साथ एक दोस्ती भी है, इसका हम पहले भी प्रोग्राम में जिक्र कर चुके। उनका क्या रोल था इस फंड रेजिंग की मुहिम में, उन्होंने किस हैसियत में शिरकत की है, इस पर भी अगर आप कुछ बता दें। मेरा ख्याल है इसकी पहली वजह तो ये थी कि जो प्रोग्राम था 23 नवंबर को जो मैनचेस्टर में हुआ उसका काफी देर पहले से अनिल मुसर्रत ने जो है वो चीफ जस्टिस साहब को इनवाइट कर रखा था, लेकिन जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं वो तो उसके बाद जो है वो अरेंज हुए, उसके बाद डेटे देख कर रखे गए, लेकिन मेन जो प्रोग्राम था चीफ जस्टिस का जो फंड रेजिंग का था वो वही वाला था, और उसी यही वजह है कि उसपे जो है वो बहुत ज्यादा कलेक्शन भी उसी में हुई। उसमें तकरीबन 23 लाख बरतानवी पाउंड जो है वो उसमें जमा हुए, जो कि पाकिस्तानी रुपीज में तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा बनते हैं। तो इसीलिए जो कल वाला प्रोग्राम था उसमें भी काफी खासी अच्छी रकम जो है वो 10 लाख पाउंड से ऊपर जमा हुए। इसके अलावा जो चैम्बर का फंक्शन है जिसका आपने पहले जिक्र किया, उसके अंदर तकरीबन 12 लाख पाउंड से ज्यादा जमा हुए उस फंक्शन के अंदर भी। तो उस फंक्शन में हमने ये देखा कि जो चीफ जस्टिस साहब के इर्द गिर्द जो लोग ज्यादा नजर आ रहे थे वो उनका तल्लक पीटीआई से था। तो उनसे ये सवाल भी पूछा गया, उनसे ये कहा गया कि आप पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन और जो डैम की जो फंड रेजिंग है उसके अंदर भी पाकिस्तानी बगैर किसी पार्टी के जो है वो बिला तफरीक उसमें हिस्सा डाल रहे हैं, तो फिर आपके इर्द गिर्द जब एक पार्टी के लोग होंगे तो सवाल उठेंगे। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने बड़े दबंग अल्फाज में कहा, उनका कहना था कि आप अपने चीफ जस्टिस को इतना कमजोर ना समझें, मेरे हाथ में जो तकड़ है वो बिल्कुल इंसाफ करने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे इर्द गिर्द किस पार्टी के लोग हैं, मैं इंसाफ करना जानता हूं। और बस इस तरह उन्होंने इस बात को जो है वो क्लियर किया। लेकिन मैंने उनसे ये कल सवाल किया रात को, मैंने उन्हें कहा कि चीफ जस्टिस साहब ये इस जो भाषा डैम के लिए यूसुफ रजा गिलानी के दौर के अंदर जो है वो एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक ने कर्ज देने का जो है वो एग्रीमेंट कर लिया था, तो लेकिन भारत ने जब आलमी अदालत में जाकर ये कहा कि ये डैम जो है वो मुतनाज़ा इलाका गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है तो इसलिए नहीं बन सकता, तो भारत का जो मौकफ है उसको पिज़राई मिली थी आलमी अदालत में। तो अगर दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई खुदा ना खास्ता, तो ये जो डैम फंड जमा हो रहा है इसका क्या बनेगा? तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि हम इसको फोर्स ही नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए और पाकिस्तान जो है अपना केस। अच्छा, इस तरह की बात भी किसी मौके पर मेरा ख्याल उन्होंने की है गुलाम हुसैन साहब, जब जो अभी हम बात करते हैं निजामी साहब के पीटीआई और दीगर पार्टीज जो हैं वो ये पीटीआई का शो क्यों लग रहा है, तो क्या इस तरह की बात भी उन्होंने की है कि मुझे और बड़ी पार्टियों से भी बड़ी तवक्को थी कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, उन्होंने नहीं लिया? कुछ ऐसी बात भी हुई है वहां पर? ऑनेस्टली बताता हूँ कि मैंने ये बात सुनी नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ ही उनसे वो पूछे वो बात करें जो झगड़ा हुआ। जी अच्छा, एक बिल्कुल सही है। एक और चीज़ मुझे बताइए, कल की तकरीब में कुछ झगड़ा वगैरह उसकी कुछ वीडियोस भी सामने आती रही, एक वीडियो उनमें से मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ जिसमें जफर इकबाल कलनौरी साहब जो हैं वो हमें कुछ रोते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि एक बड़े सीनियर वकील जो हैं वो रोने लगे और कुछ हाथापाई भी हुई? ये क्या वाकया था, ये आप ज़रा बताइएगा, लेकिन पहले छोटी सी वीडियो देख लीजिए। जी गुलाम हुसैन साहब, ये जफर इकबाल कलनौरी साहब जो है ये क्यों रो पड़े और क्या हुआ, क्या था, झगड़ा क्या था असल में?
असल में ना जो पहले मैं आपको बता दूं, जफर इकबाल कलानूरी साहब जो है ना वो चीफ जस्टिस साहब का जो बरतानिया का टूर था ना, उसके अंदर उनके तर्जमान भी थे। कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी, साहब ने कोई बातचीत करनी होती थी, तो वो उसकी चीफ जस्टिस साहब के बारे में वही बात करते थे। तो जितने भी फंक्शन थे इनका उनमें की रोल था। हर जगह पे चीफ जस्टिस साहब से पहले इनकी तकरीर होती थी। इसी तरह इसी फंक्शन के अंदर भी पहले उनकी तकरीर, बड़ी दबंग अंदाज भी उनका एक मखसूस अंदाज है, उन्होंने तकरीर की। तकरीर के बाद जब वो वापस आकर अपनी सीट पर बैठे तो एक खतून जो है वो उनके पास आई। उन्होंने कहा कि वो चीफ जस्टिस साहब से मिलना चाहती हैं, प्लीज मेरी मदद करें, चीफ जस्टिस तक मैं जाना चाहती हूँ, उनसे तस्वीर बनाना चाहती हूँ या उनको अपना कोई मसला बताना चाहती हूँ। तो कलानूरी साहब जो है वो अपनी सीट से उठे, तो वो खातून को लेकर जब स्टेज की तरफ जाने लगे तो वहां पर एक स्याह फार्म जो है वो सिक्योरिटी गार्ड था। तो उन्होंने कहा कि सर आप आगे नहीं जा सकते, मुझे कहा गया है कि स्टेज की तरफ किसी को ना जाने दिया जाए। तो जफर इकबाल कलानूरी साहब ने कहा कि आपको पता नहीं मैं कौन हूं, मैं एक वीआईपी गेस्ट हूं और चीफ जस्टिस साहब के साथ पाकिस्तान से आए हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऑर्गेनाइजर से बात करें। तो इस बात पर जो है वो कलानूरी साहब जो है वो गुस्से में आ गए। उन्होंने उस गुस्से का इजहार किया। तो जिस पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उन्होंने उन्हें कहा कि आप यहां से चले जाएं, यहां पर जो है वो झगड़ा ना करें। इस दौरान जो दूसरे सिक्योरिटी एहलकार थे वो भी उनको समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जाहिर है वो गुस्से में आ गए और उन्होंने गुस्से में बोलना शुरू कर दिया। तो जब सिक्योरिटी इसी दौरान धक्कम पेल हुआ, तो जब उनको एक दो धक्के लग गए तो उन्होंने और ऊंची जबान में बोलना शुरू कर दिया और शायद कुछ ऐसे अल्फाज भी कह गए जो कि उस फंक्शन में नहीं कहने चाहिए थे। तो जिसके बाद जो है वो उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। उनकी मिसिज भी इस दौरान आ गई उन्हें थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए, लेकिन उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। फिर हमने देखा कि एक मौके पर आकर शायद उन्होंने रोना भी शुरू कर दिया। तो जिस पर जो है तो बड़ा आसान था वैसे निजामी साहब के, वो अगर उन्हें रोका गया था तो मसलहतन से काम लेते हुए किसी तरह और हैंडल कर लेते, झगड़ने की जरूरत नहीं थी। कलानूरी साहब मेरे दोस्त हैं, आप ये बड़े करीब हैं चीफ जस्टिस साहब के, ठीक फरमाया आपने, तर्जमान भी हैं। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं कि उनके बारे रोका भी गया, दूसरे जो एक प्रेस रिलीज आई है, वजाहत दी है जो होस्ट थे उनकी तरफ से, उनका कहना है कि दरअसल ये यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स कि ये अलील थे जिसकी वजह से ये बड़े जज्बाती हो गए और उन्होंने रोना शुरू कर दिए कि उनका बिहेवियर जो था कोई नॉर्मल नहीं था। ऐसी तो बात नहीं है, मैं जानता हूँ कल को बड़े मरंजा मरंज किस्म की शख्सियत के मालिक हैं निजामी साहब। जी ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है हीट ऑफ द मोमेंट था उस वक्त, जो है ना कोई ऐसी सूरत हाल आ गई कि शायद उनको गुस्सा ऐसा था कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए। हालांकि मैं भी उन लोगों में शामिल था कि जो उनको थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे कि चले जो है ना वो मामला खत्म हो जाए, लेकिन समझ से बाहर सीनियर सियासतदान कानूनदान है, लेकिन पता नहीं उस वक्त वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसी सूरत हाल हो गई जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजर्स को भी ऑर्गेनाइजर के बारे में भी उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए जो कि शायद नहीं बोलने चाहिए थे, जिसकी वजह से फिर जो ऑर्गेनाइजर से मेरी आज सुबह भी बात हुई है, उन्होंने फिर ये प्रेस रिलीज जारी की और जिसमें उन्होंने थोड़ा सा मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा सा उन्होंने भी उसमें जो है अपना गुस्सा निकाला है प्रेस रिलीज के अंदर। उन्होंने भी इस तरीके से लिख दिए हैं ताकि वो अपनी क्योंकि अभी मैं बताऊं उसके बाद जो है ना अभी फंड रेजिंग हो रही थी और बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी थी जो कि ऑक्शन होनी थी, जिसमें इमरान खान साहब की शर्ट थी, बैट था और चीजें थी, लेकिन वो फिर नहीं हो सकी। और ऑर्गेनाइजर का कहना है कि कम से कम 2-2.5 लाख पाउंड जो है जो कि जमा होना था वो इस वजह से नहीं इनकी वजह से नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बताया। ये बात तो ठीक है कि इतने सीनियर आदमी हैं और चीफ साहब के करीब समझे जाते हैं और वहाँ पर तर्जुमानी भी कर रहे थे, अगर उनको रोका गया था तो वो सिचुएशन को किसी बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकते थे। और ये वही जफर इकबाल कलानूरी साहब हैं, निजामी साहब के जो यहाँ जो उस दिन हम बात भी करते थे वारंटो में जो जुल्फ़े बुखारी साहब के खिलाफ दरख्वास्त आई हुई है, तो पटिशनर के वकील ये हैं, यानी एतजाज़ हसन साहब के फरीक़े मुखालिफ के जो वकील हैं वो कलानूरी साहब ही हैं। तो ये यहाँ पर बड़े अहम केसेस में वकालत करते हैं और चीफ साहब के आपने ठीक आके करीब समझे जाते हैं। तो बहरहाल उनकी वजह से चीफ साहब फंड रेजिंग में तो आपको बताया कि 92 भी इन्वॉल्व है जी, हम लोगों ने भी अपनी सैलरीज कंट्रीब्यूट की और पूरे ग्रुप ने, सिर्फ 92 नहीं बल्कि पूरा जो ग्रुप है उसमें सब लोगों ने 92 ग्रुप की बात और 92 ने, मैं ये नहीं कह रहा मैं और आप पूरे ग्रुप की बात नहीं सिर्फ 92 नहीं, 92 ग्रुप्स के मालिकान के जो बाकी इदारे हैं उन सब ने भी। अच्छा मैं ये कहता। और दूसरी बात यह है कि इसके सिलसिले में हमने जो ट्रांसमिशन का आगाज़ हमने किया था, जो टेलीथॉन की थी, पहली टेलीथॉन वो 92 ने कंडक्ट की थी, जिसमें बहुत सारे लोगों के ने पैसे देने का वादा और अभी गुज़श्ता वीकेंड पे भी हमने जो है वो हमारा यूके का जो चैनल है उसके लिए ट्रांसमिशन की। तो ये 92 की कॉन्ट्रीब्यूशन जिस हद तक जिसकी की बिसात है उसको उससे कॉन्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए और हो रहा है। अच्छा निजामी साहब, आगे बढ़ते हुए अब एक
बड़े ज़ोरों शोर के साथ करतारपुर राहदारी जो है उसका इफ्तिताह हो रहा है, इफ्तिताही प्रोग्राम हो रहा है और वज़ीर ख़ारजा साहब वहाँ पर मौजूद होंगे और आज उसकी तैयारियाँ भी बड़े ज़ोरों शोर से हो गई हैं। तो किस डेवलपमेंट को आप देखते हैं? इसको कुछ लोग पीस के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, कुछ लोग पाकिस्तान की सक्सेस के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि इसमें हम को ज़रूरत से ज़्यादा रेशा ख़त्मी हो रहे हैं। बड़ी इसको बड़ी मैटर ऑफ फैक्टली हैंडल करना चाहिए था। इसको बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक भारत और पाकिस्तान के अंदर जो तल्लुकात हैं उसके मद्देनज़र है ना वो ज़्यादा हैं। आपको पता है कि पहले भी मामला होते रहे, फिर कोई वाक़या हो जाता है वो पाकिस्तान पर अब जैसे कि एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर वही तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ है भारत ने, और कश्मीर में आग लगी हुई है। ठीक बात। वो 8 नौजवान उस दिन शहीद हुए हैं, कुछ लोग आज उनका जनाजा था। बहुत बड़ी कश्मीर में हड़ताल हुई है मकबूजा कश्मीर में। हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि ये तासर न जाए कि हम इतने ज़्यादा भारत से तजारती और इकनॉमिक और सियासी तल्लुकात करने के लिए कोशां हैं कि ये ऐसे मौके पे हमको बेइज्जती का मुजाहरा कर रहे हैं उनकी तरफ। तो ये तो ठीक है, ये कॉरिडोर जो है नजवत सिंघू साहब के भी आना, इनफॉर्मल डिप्लोमेसी अपनी जगह पे, लेकिन ये बड़े सीरियस इशू हैं और मेरा ख्याल है ये हमें एहतियात से चलना चाहिए, क्योंकि जब तक ये, मेरी राय तो ये है कि जब तक ये अगले साल गालिबन मई में इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं हो पाते जनरल इलेक्शन भारत में, ये पाकिस्तान बेटिंग एंटी मुस्लिम नैरेटिव तो इलेक्शन इसी बुनियाद पर होता है। आपको पता ना कि वो 2 नौजवान का लाभ, आप मुझे अपनी तस्वीर दिखा रहे थे 2 नौजवान ने एक तस्वीर दिखा रहे हैं माइलस्टोन के साथ जम्मू या किसी की, वो इश्तिहार लगा दिए, मतलब ये आप अंदाज़ा करें। फिर वो जो एक उनके जो वज़ीर आला हैं अमरीत सिंह या क्या नाम है उनका, वो उन्होंने दौरा ही अपना कैंसिल कर दिया यहाँ आने का। वज़ीर ख़ारजा ने बहाना लगा दिया मसरूफियत का। तो मकसद है कि ये बजाय कि एक कदम आगे और 2 कदम पीछे हो, हमें ये खान साहब ने अगर गालिबन कहा था मेरे ख्याल से कि वो 1 कदम बढ़ाएंगे तो हम 100 बढ़ाएंगे, ये 100 बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सही है, लेकिन निज़ामी साहब एक दूसरा एंगल भी है देखने का ना, कि जब हम इंडिया से कहते हैं आप क्रिकेट खेलें तो इंडिया कहता है कि जी चूँकि बॉर्डर पे हालात अच्छे नहीं तो हम आपसे क्रिकेट नहीं खेलते। तो हम उनसे कहते हैं कि क्रिकेट को कम से कम स्पोर्ट्स रहने दें और सियासत में इसको इन्वॉल्व ना करें। इसी तरह से जो रिलीजियस टूरिज़्म है, इस पर अब देखने कुछ लोगों की राय में इसको भी सियासत में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, आइसोलेशन में देखना चाहिए। हम रिलीजियस टूरिज़्म को ये तासर दे रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात की तजदीद हो गई, जो कई साल से इंडिया पाकिस्तान को स्नब करता आ रहा है कि जब तक आप टेररिज्म नहीं ख़त्म करेंगे, जो उनके मुताबिक, मैं नहीं कह रहा, हम आपसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो एकदम हम रिलीजियस टूरिज़्म को खुद, ये जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। और ये इंडिया का अभी हम वैसे ये जो इंडिया के साथ हमने कुछ कॉम्पनसेशन मांगी थी वो ICC की डोमिनेटेड ही उनके साथ है, तो हम उसमें भी क्लियरली लग रहा है कि ICC साइड ले गई है इंडिया की। तो मकसद है कि वो नहीं खेलते तो ना खेले हमारे साथ। आज ही हमने देखे न्यूजीलैंड को इनिंग्स डिफीट दी है, उस पर भी हम खुश हो जाते हैं। मतलब है हमें खुद मुख्तार कौम के तौर पे उनसे ज़रूर नीचे लग के नहीं। यासिर शाह की तारीफ़ करते चले जाते जाते 14 विकेटें उन्होंने एक मैच में ली और इमरान खान का जो है वो रिकॉर्ड बराबर किया है। यासिर शाह के वज़ीर-ए-आज़म बनने के इम्कानात रोशन हो गए। ये दुबई की जो पिच है इस पर तो ठीक है, लेकिन हमें अभी मसलन देखना जो इंटरनेशनल फोरम्स में परफॉर्म करना है, लेकिन पाकिस्तानी टीम की सबसे बड़ा क्रेडिट ये जाता है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो गैर मुल्की टीमों का ना आना या बहुत कम शाज़ी आना, इसके बावजूद हम लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही और क्रिकेट की दुनिया में हमने अपना नाम। पिछले 5 साल में हमारे क्रिकेट का मायार बेहतर ही हुआ है, रिकॉर्ड्स बेहतर हुए हैं, स्टैट्स बेहतर हुए हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें जीती हैं। नजम सेठी साहब की वजह से दे दें क्रेडिट मेरा, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। अभी तो PSL होने जा रहा है, दोबारा उनका जिक्र फिर होगा। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।